राजधानी देहरादून में अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जल्द ही चार्जिंग स्टेशन लगने जा रहे हैं, जिसके लिए नगर निगम एक संस्था के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। इस बात पर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमने 10 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लिए हैं। संस्था के निविदा आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें से 8 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन पर सहमति हो गई है। लगभग 10 लोकेशंस के लिए ईवी चार्जिंग के लिए निविदा आमंत्रित की थी, जिसमें कंपनी को फाइनलाइज किया जा चुका है। उसमें से अभी मेरी 8 लोकेशंस क्लियर हैं। 2 लोकेशन पर एनएच के द्वारा कुछ आपत्ति लाई गई है, उनको रिमूव किया जा रहा है। कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट आज हो जाएगा। साथ ही यूपीसीएल से वार्ता करके उनको कनेक्शंस दिलाने के उपरांत कोशिश ये है कि अगले माह से इनका ऑपरेशन प्रारंभ हो। उत्तराखंड राज्य में दिसंबर महीने में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सम्मेलन में पहले राज्य की पहली योग पॉलिसी लागू हो सकती है। दरअसल साल 2023 से ही आयुष विभाग प्रदेश के लिए योग नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। हालांकि आयुष विभाग ने योग नीति का मसौदा तैयार कर शासन को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया है। मुख्य रूप से इस योग पॉलिसी में प्रदेश के भीतर योग संबंधित विधाओं को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य में योग और आयुर्वेद को लेकर काफ़ी संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं और योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसके जो भी संस्थान कार्य करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए और क्वालिटी संस्थानों के माध्यम से योग आधारित जो भी प्रशिक्षण है और जो अभ्यास है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य में योग नीति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अभी ड्राफ्ट के जो बिंदु होते हैं उन पर चर्चा की जा रही है और मैकेंजी संस्था के साथ भी इस संबंध में उनकी मदद सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही एक ड्राफ्ट जैसे तैयार हो जाएगा, इसको सक्षम स्तर पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। देहरादून जनपद में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बात पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत अभी तक 1894 लोगों का चालान किया गया है और लगभग 5,85,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। ये जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, चूंकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनकी शिकायत रहती है, लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान है चिन्हित जहां पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। खास इसमें कोई झगड़े होने की संभावना भी रहती है। टोका टोकी में हॉट टॉक्स भी होती है। इसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके जहाँ पे से शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया और 5,85,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। तो देखा जाए तो इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा भंग करना, चाहे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करना, तो इसको देखते हुए अभियान चल रहा है और ये आगे भी निरंतर जारी। 18 वर्षों से अपनी नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे एसएसबी प्रशिक्षण गुरिल्लाओं ने इस बार अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। चंपावत जिले के गुरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष ललित बगोली ने बताया कि 11 नवंबर को देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गुरिल्ला संगठन पदाधिकारियों की बैठक में सरकार को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया। बगोली ने कहा कि अगर 15 दिसंबर तक गुरिल्लाओं की मांग नहीं मानी जाती तो 18 दिसंबर से प्रदेश के हजारों गुरिल्ला मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। जैन धर्मशाला में हुई, उसमें हम लोगों ने तय किया कि सरकार लगातार हमको गुमराह करते आ रही है। 18 साल हो गए, कभी कुछ लगातार हमको गुमराह करते, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और जिसमें 48 घंटे का समय वितिमा अग्रवाल जी से द्वारा हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा 48 घंटे का हमें समय दो, हम तुम्हारा काम पूरा करेंगे। आज 1.5 माह हो गया है, अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोगों ने यह तय किया है कि अगर 15 दिसंबर तक सरकार हमारी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उसके बाद 17 को हम लोग यहाँ से वाघाट से और राज्यों से और जिलों से सभी गुरिल्ला देहरादून कूच करेंगे। वहाँ अनिश्चित। हल्द्वानी में एक निजी स्कूल की छात्रा की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच के बाद मुकदमा बरेली ट्रांसफर किया जाएगा। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृतक की मौत के कारणों का पता चलेगा।
बता दें कि चिल्ड्रंस डे पर 250 बच्चों को बरेली में फन सिटी के टूर पर ले जाया गया था। जानकारी के मुताबिक छात्रा फन सिटी में स्विमिंग पूल के पास बेहोश होकर पानी में गिर गई। स्कूल स्टाफ उसे पीलीभीत रोड पर एक निजी अस्पताल पर लेकर गए, जहां पर वहां डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद हल्द्वानी के रास्तों में छात्रा ने दम तोड़ दिया। लेन में चल के ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीजन वाली बात है, अपनी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी सेफ्टी है साथ में। आप अपनी लेन में चलें, स्पीड कंट्रोल में रखें। कभी कभी होता है दूसरा आदमी रॉन्ग साइड से आएगा, अगर आप स्पीड कंट्रोल है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को। एक्सीडेंट्स का जो मैंने जो हुआ था सर वही था गाँव चौड़ में देखिए वो फैमिली रॉन्ग साइड आ रही थी, जो व्यक्ति जा रहा था वो अपनी लेन में चल रहा था, सही जा रहा था दूसरी लेकिन था वो भी स्पीड में, है ना। क्योंकि जब कोई बड़ा नुकसान हो जाता है फिर हम सिर्फ मतलब दुख मनाने के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है। सिंगल साइड डिजास्टर की हमें स्ट्रेटेजी कहलाती है। उससे पहले होता है डिजास्टर प्लानिंग, कि हम डिजास्टर होने से ही हल्द्वानी शहर के दबुआ ढूंगा क्षेत्र के 7,000 से अधिक परिवारों के भूमि अधिकारों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां पर 8 साल से पारित कानून का पालन न होने पर स्थानीय निवासी सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद बिष्ट ने बताया कि 1952 से बसे इस क्षेत्र में भारतीय वन अधिनियम के तहत 655 एकड़ भूमि को वन क्षेत्र घोषित किया गया था। इस फैसले को नित्यानंद भट्ट ने न्यायालय में चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय ने वन विभाग की याचिका खारिज कर दी। ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर काबिज चले आ रहे हैं 52 से, और 2016 में हमारी तत्कालीन कांग्रेस शासित जो सरकार थी उनके द्वारा एक गवर्नमेंट अध्यादेश यहाँ पर लागू हुआ, जिसके तहत यहाँ के लोगों को राजस्व में सम्मिलित किया गया और उसके बाद एक विहित प्रक्रिया अपना करके यहाँ के लोगों को उनके मालिकाना हक दिए जाने थे। मगर बड़ा दुर्भाग्य है, आज 8 साल हो गए। 8 साल से कौन सरकार आपको पता है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही और आज तक हम लोगों को रेगुलराइज नहीं किया गया। और बीच में एक प्रक्रिया सर्वेक्षण की प्रारंभ की गई थी, उस प्रक्रिया को बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी 4 साल हो गए। 4 साल के अंदर कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करी, जबकि अगर कोई प्रक्रिया 48 में सेक्शन 48 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत अगर बंद होती है तो 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए धामी सरकार ने अपनी कैबिनेट के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के मंडल प्रभारी के रूप में उतारा हुआ है। वहीं इस बात पर कैबिनेट मंत्री और अगस्त्य मुनि ग्रामीण मंडल के प्रभारी सुबोध उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने वहां की जनता की तमाम मांगों को पूरा किया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये चुनाव भाजपा अच्छे मतों से जीत जाएगी। नौटियाल जी को टिकट मिला है, पूर्व में विधायक रही हैं और जिस तरह जब सैला जी जो चली गई उन्होंने काफी काम सरकार में रहते हुए किया और उसके बाद जो सैला उनके मुख्यमंत्री लगातार वहां गए और मुख्यमंत्री ने तमाम वहां पर जो उनके लोगों की मांगे थी उनको पूरा करने का काम किया। तो निश्चित ये एक एज भारतीय जनता पार्टी की बात है और अच्छे मतों से। केदारनाथ उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना लगातार जारी है। एक बार फिर से कांग्रेस ने केदारनाथ में आई आपदा को लेकर जनता के बीच में जाने का काम कर रही है, जहां पर इसको लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वह आपदा में भी अवसर तलाशने का काम करती है। उन्होंने कहा कि जिस समय केदारनाथ धाम में आपदा आई थी उस समय सूबे के मुख्यमंत्री पहले आदमी थे जो आपदा का जायजा लेने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है, जहां पे राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना लगातार जारी है। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रही है। वहीं चुनाव प्रचार प्रसार से लौटे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। केदारनाथ की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है।
लिया है कि मैं भी पहले भी नॉमिनेशन में भी गया था, आज भी होकर आया हूँ। वहाँ पर वातावरण जो बन रहा है, केदारनाथ की जनता ने मन बना लिया है कि आशा नोटियाल जैसा नेतृत्व जो पहले भी 2 बार विधायक रहे हैं, जो पारदर्शिता से उन्होंने वहाँ की सेवा की है, उस पर मोहर लगाने वाले। और जो पूरे उत्तराखंड के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 दशक केदारनाथ उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना लगातार जारी है। एक बार फिर से कांग्रेस ने केदारनाथ में आई आपदा को लेकर जनता के बीच में जाने का काम किया है। वहीं इसको लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वे आपदा में भी अवसर तलाशने का काम करती है। उन्होंने कहा कि जिस समय केदारनाथ धाम में आपदा आई थी, उस समय सूबे के मुख्यमंत्री पहले आदमी थे जो आपदा का जायजा लेने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है।